गाइस, कहते हैं यक्षियां कभी अपने असली रूप में इंसान के सामने नहीं आती हैं, बल्कि वो इतनी खूबसूरत लड़की बन के आती हैं कि चाहकर भी इंसान उनसे नजरें नहीं हटा सकता है। और ये भी बोलते हैं कि यक्षिणी मायावी होती है। वो इंसान को मारती नहीं है, बल्कि पहले उनसे प्यार करती है, फिर उनके दिल और दिमाग पर कब्जा करती है, फिर धीरे धीरे उनकी आत्मा को अपने बस में कर लेती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। ये कहानी है आसाम के चाय के बागानों में रहने वाले रोहन की। रोहन को एक दिन एक खूबसूरत लड़की मिली, फिर उसको उससे धीरे धीरे प्यार हुआ और एक दिन वो उसको इंसान की दुनिया से यक्षिणी की दुनिया में ले गई। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। मेरा नाम है प्रियंवदा और आप देख रहे हैं अमेजिंग प्रियंवदा। आज की कहानी है आसाम के रहने वाले रोहन की। रोहन 15 साल का लड़का था और स्कूल में पढ़ता था। रोहन के माता पिता बहुत ज्यादा अमीर थे और उनके पास बहुत सारे चाय के बागान थे और रोहन उनका इकलौता लड़का था। रोहन स्कूल में पढ़ता था और वो लोग स्कूल से आने के बाद शाम को टहलने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, रोहन स्कूल से आके बहुत ज्यादा थक गया था और वो सो रहा था। तभी उसके दोस्त उसको शाम को टहलने के लिए बुलाने के लिए आए, पर रोहन नींद में था तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दोस्तों ने बहुत बार रोहन को आवाज लगाई और जब रोहन नहीं आया तो वो रोहन को छोड़ के टहलने के लिए चले गए। पर उसके दोस्तों ने उसको आवाज लगाई थी और आवाज लगाने के कारण उसकी नींद टूट चुकी थी। तो रोहन उठा और उसने सोचा कि अभी उसके दोस्त ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, एक काम करता हूँ, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोता हूँ और कपड़े पहन के उनके साथ चला जाता हूँ। फिर रोहन ने जल्दी से कपड़े पहने और वो बाहर निकल गया और उसने देखा कि थोड़ी दूर जाते ही उसके दोस्त उसको नजर आने लगे थे। तो रोहन ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई कि रुको, मैं भी आ रहा हूँ, तुम लोग के साथ टहलने के लिए मैं भी चलता हूँ। पर रोहन की आवाज बहुत तेज नहीं थी कि उसके दोस्तों तक उसकी आवाज पहुँच जाए। फिर रोहन ने बहुत तेज चिल्लाया पर उसके दोस्तों को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर रोहन ने अपनी चलने की स्पीड को तेज किया कि वो अपने दोस्तों तक जल्दी से पहुँच जाए, पर शायद वो धीरे चल रहा था या उसके दोस्त बहुत तेजी से चल रहे थे, वो उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते रोहन 7 आली वाले रास्ते पर पहुंच गया। 7 आली का मतलब होता है जहाँ पर 7 रास्ते होते हैं। जैसे तिराहा 3 रास्ते, चौराहा 4 रास्ते, वैसे ही 7 आली में 7 रास्ते होते हैं। और रोहन ने ये भी देखा कि बहुत ज्यादा शाम हो गई है, मतलब अंधेरा होने वाला ही है। और रोहन की माँ और बहुत सारे गांव वाले उसको मना करके रखे थे कि 7 आली वाले रास्ते पर शाम के समय जब रात होने लगती है तब नहीं जाना चाहिए। तो रोहन ने सोचा कि मेरे दोस्त जा रहे हैं तो जाने देता हूँ, और वो पीछे मुड़ गया। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसको एक आवाज आई। ये आवाज सुन के रोहन पीछे मुड़ा और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है और वो लड़की को देख के मेस्मराइज हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि ये इतनी सुंदर लड़की, उसने आज तक उतनी सुंदर लड़की कभी भी नहीं देखी थी और वो उसकी खूबसूरती में खो गया था। रोहन ने इतनी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं थी। देख के ऐसा लग रहा था कि कोई अप्सरा वहाँ खड़ी हो और रोहन उसको देखते ही जा रहा था। जब वो लड़की रोहन को टोकती है कि किसी को ढूंढ रहे हो, तब रोहन को अचानक से होश आता है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि अभी मैंने 4-5 लड़कों को बागवान की तरफ जाते हुए देखा था। फिर रोहन पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए हो, आप भी टहलने के लिए आए हो? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, मैं टहलने के लिए आई हूँ, मैं रोज शाम को यहाँ टहलने के लिए आती हूँ और मेरा घर पीछे ही है। फिर रोहन और उस लड़की की बातचीत बढ़ने लगी। रोहन और वो लड़की पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते रोहन ने समय को देखा ही नहीं और अब रोहन ने एकदम से देखा कि अंधेरा होने लगा है और अब उसको घर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ गुस्सा होती है कि रात के समय घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। तो रोहन उठा और बोलता है कि मैं अब घर जाता हूँ। तो वो लड़की भी बोलती है ठीक है रोहन, कल मिलेंगे। रोहन ने ध्यान नहीं दिया कि उसने उसका नाम कैसे जाना। रोहन पीछे मुड़ा और वापस जाने लगा, पर उसने पीछे मुड़ते मुड़ते उस लड़की को एक बार पलट के देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी और रोहन को देख के मुस्कुरा रही थी। फिर रोहन ने भी मुस्कुराया और वापस अपने घर आ गया।
रोहन ने घर आके किसी को भी नहीं बताया कि वो साताली वाले रास्ते पे गया था। ना उसने अपनी माँ को बताया, ना उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि वो साताली वाले रास्ते पर गया था। पर वो रात भर उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। रोहन रात भर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। वो उसी के ख्यालों में था। तभी रोहन को अचानक से एक बात याद आई कि उसने उसका नाम बोला था, रोहन बोला था। तो रोहन ये सोच में पड़ गया कि उस लड़की को मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो उसको नाम नहीं बताया। फिर रोहन ने सोचा कि कल मैं उससे वापस मिलने जाऊंगा और मैं उससे पूछूंगा कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। फिर दूसरा दिन हुआ और अब रोहन शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुई, लगभग 4:30-5 बजे थे और रोहन उन चाय के बागबानों की तरफ गया। दूसरे दिन जब सुबह रोहन उठा तो वो लड़की रोहन के दिमाग में पूरी तरह छाई हुई थी। उसको वो लड़की हर जगह दिख रही थी और अब रोहन शाम होने का इंतजार करने लगा कि जैसे ही शाम होगी तो मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। लगभग 4:30 बजे हुए थे और रोहन चाय के बागबानों की तरफ चल दिया। अब रोहन उन चाय के बागबानों में उस लड़की का इंतजार करने लगा। पर शाम हो रही थी, मतलब रात होने वाली थी, पर वो लड़की अभी तक नहीं आई थी। बहुत इंतजार करने के बाद रोहन ने अब वापस घर जाने का सोचा और वो जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ा तभी रोहन को पीछे से आवाज आई कि रोहन कहाँ जा रहे हो। रोहन वापस मुड़ा और उस लड़की को देखने लगा और उसने जाते ही साथ सबसे पहले क्वेश्चन किया कि तुमको मेरा नाम कैसे पता है। तो वो लड़की बोली कि कल जब तुम्हारे दोस्त जा रहे थे तो वो तुम्हारे ही नाम का चर्चा कर रहे थे कि रोहन नहीं आया, रोहन नहीं आया। तो मैंने यही सोचा कि वो लोग तो सब लोग हैं, तो रोहन तुम ही होगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम रोहन बोला था। तो रोहन बोला ठीक है। फिर रोहन ने उस लड़की का नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम मोहिनी है। रोहन ने बोला जैसा आपका नाम है आप वैसे ही सुंदर हो। फिर वो लोग दोनों बैठ के बहुत देर तक बातचीत करने लगे और जैसे ही रात हुई तो रोहन बोलता है कि अब मेरे को वापस घर जाना चाहिए और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोहन रोज शाम को वहाँ उससे मिलने के लिए जाता था और मोहिनी जब हल्की सी रात होने लगती थी तब आके दोनों मिलते थे और बहुत देर तक बातचीत करते थे। और बातचीत करने के बाद जैसे ही रात होने लगती थी तो रोहन अपने वापस घर चला जाता था और मोहिनी भी चली जाती थी। यही सिलसिला लगातार चल रहा था। एक दिन की बात है, रोहन जब रात को घर आया तो रोहन की माँ ने उसको खाना खाने के लिए दिया, पर रोहन ने थोड़ा सा ही खाना खाया। तो उसकी माँ उसके पास आके बोली कि बेटा मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम थोड़ा सा खाना खाते हो और किन ख्यालों में खोए रहते हो। बेटा तुम ऐसे में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे। रोहन की माँ को रोहन की टेंशन हो रही थी। तो रोहन की माँ ने रोहन के पापा से जाके बोला कि देखो रोहन कितना कमजोर होता जा रहा है, आजकल खाना भी अच्छे से नहीं खाता है। तो रोहन के पापा बोले कि बढ़ती उम्र है, हार्मोन चेंज होते हैं, तो शायद इसीलिए खाना नहीं खा रहा होगा और जैसे ही उसको अच्छा लगेगा तो वो खाना खाता रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। रोहन के पापा ने रोहन की मम्मी को ऐसा बोल के समझाया। एक दिन की बात है, रोहन बहुत ज्यादा बीमार था और शाम को वो टहलने के लिए तैयार हुआ। तो उसकी माँ ने देखा कि ये टहलने के लिए जा रहा है तो उसकी माँ ने बोल दिया बेटा आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम मत जाओ। और उसकी माँ ने उसको टहलने जाने से रोक लिया और फिर खाना पीना खाकर दवाई लेके रोहन सो गया। जब वो सो रहा था तो उसको बीच रात में ऐसा लगा कि मोहिनी उसको आवाज दे रही है और मोहिनी रोहन को अपने पास बुला रही है। तो सपने में ही रोहन मोहिनी से मिलने के लिए चल दिया। जैसे ही रोहन साताली वाले रास्ते पर पहुंचा, मोहिनी वहाँ पहले से ही खड़ी हुई थी और रोहन को देखते ही साथ उसने रोहन को गले लगा लिया और बोली कि तुम शाम को मिलने क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा शाम से ही इंतजार कर रही हूँ। और जैसे ही मोहिनी ने उसको गले लगाया रोहन को एकदम ठीक लगने लगा, उसको कोई कमजोरी नहीं लग रही थी और उसका बुखार एकदम गायब हो गया था। तो मोहिनी बोलती है कि तुम ऐसे ही रोज मेरे से मिलने के लिए आया करो, तुमको कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी तुमको कमजोरी नहीं होगी। फिर वो दोनों बैठ के पेड़ के नीचे बात करने लगे और मोहिनी रोहन से बोलती है कि रोहन हम लोगों को अब शादी कर लेनी चाहिए। रोहन बोला कि अभी मैं 15 साल का हूँ, अभी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तो मोहिनी बोली कि हम लोग शादी कर लेते हैं, पर जब सही समय आएगा तो हम सारे लोगों को बता देंगे कि हमने शादी कर ली है। ये सीक्रेट सिर्फ मेरा और तुम्हारा रहेगा।
इसके बाद रोहन मोहिनी से पूछता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो मोहिनी बताती है कि मेरे परिवार में मेरे अलावा 6 बहन और हैं। एक काम करना, कल मैं तुमको उनसे मिलाने के लिए ले चलूंगी। तो मोहिनी ने भी पूछा कि तुम्हारे परिवार में कौन है। तो रोहन ने बोला कि मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, मेरी माँ है और मेरे पिता हैं और इसके अलावा मेरे परिवार में कोई भी नहीं है। और ये सब बातें करते करते रोहन को पता ही नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो रोहन की माँ रोहन के रूम में आई और उसने देखा कि रोहन उस रूम में है ही नहीं। तो रोहन की माँ तुरंत उसके पापा के पास गई कि देखो रोहन कहीं भी नहीं है। तो रोहन के पापा बोले कि घर में कहीं होगा, ढूंढते हैं। तो फिर उसके मम्मी पापा ने पूरे घर में रोहन को खोजा पर रोहन कहीं भी नहीं था। इसके बाद रोहन की माँ ने पड़ोसियों से पूछा और रोहन के दोस्तों को फोन लगाया कि रोहन तुम्हारे साथ तो नहीं है, पर सारे लोगों का यही जवाब था कि रोहन को हमने देखा ही नहीं। तभी वो लोग गांव में ढूंढने के लिए निकले तो एक किसान मिला और उसने बोला कि मैंने रोहन को सुबह सुबह देखा था, वो चाय के बागवानों की तरफ जा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये सुबह रोज टहलने के लिए जाता होगा, तो मैंने भी उससे नहीं पूछा। और फिर उसके माँ बाप चाय के बागवानों की तरफ रोहन को खोजने लगे। तभी वो 7 आली वाले रास्ते पर पहुंचे। रोहन को 7 आली वाले रास्ते पर देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा गई कि रोहन यहाँ पर क्यों आ गया है। मैंने तो उसको हमेशा से मना किया है कि इस रास्ते पर आना ही नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आ गया। फिर सारे लोगों ने रोहन को उठाया और घर ले गए। घर ले जाने के बाद जब रोहन को होश आया तो सब लोग वहीं खड़े थे और उसकी माँ रोहन से पूछती है कि बेटा तुम 7 आने वाले रास्ते पर कैसे पहुंच गए, वहाँ तुम कैसे पहुंच गए और कब गए। तो रोहन बोलता है नहीं, मैं तो घर ही में सो रहा था, मैं तो वहाँ गया ही नहीं हूँ। तो रोहन की माँ बोलती है कि हम तुमको वहाँ से लेके आए हैं, बेटा तुम कैसे पहुंच गए थे। अब रोहन की माँ को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी और रोहन की माँ रोहन के पापा से बोलती है कि मेरे को अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, आप किसी को बुलाओ, पक्का मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है, मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे को क्या हुआ है, आप देखो और किसी को बुलाओ। तो गांव में सभी लोग बोलते हैं कि वो जो ओझा है उसको बुलाते हैं। तो रोहन के पापा उस ओझा को बुलाने के लिए गए और जैसे ही ओझा घर में आया तो रोहन की माँ उस ओझा को बताती है कि मेरा बेटा 7 आली वाले रास्ते पर बेहोश मिला है, पक्का इसके साथ कुछ हुआ है, आप देख के बताइए। फिर वो ओझा रोहन के कमरे में जाता है तो वो ओझा रोहन को देखते साथ ही बोलता है कि बेटा तुम्हारे पीछे यक्षिणी पड़ी है, तुम 7 आली वाले रास्ते में किसी लड़की से मिलने जाते हो। तो रोहन बोलता है हाँ, पर वो कोई यक्षिणी नहीं है, वो मोहिनी है, वो बेहद ही सुंदर है। फिर ओझा बोलता है कि नहीं, वो यक्षिणी ही है और तुम्हारे पीछे एक यक्षिणी नहीं बल्कि 7 बहन यक्षिणियां पड़ी हुई हैं, मतलब 7 बहन, जो यक्षिणियां 7 बहन हैं वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। ये सुन के रोहन की माँ एकदम ही घबरा जाती है। तो उसकी माँ घबराते हुए बोलती है कि ये हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा भी 15 साल का है, उसके पीछे कौन सी यक्षिणी पड़ सकती है, मेरे बेटे के पीछे कोई यक्षिणी नहीं पड़ी है। ऐसा करके वो बार बार बोल रही थी, पर ओझा बोलता है कि तुम्हारे बेटे के पीछे यक्षिणी ही पड़ी हुई है और अगर उसको रोहन नहीं मिला तो आपके पूरे परिवार को नष्ट कर सकती है। तो ये सुन के रोहन के पापा बोलते हैं कि उस यक्षिणी से छुटकारा पाने का कोई उपाय होगा। तो वो ओझा बोलता है कि एक उपाय है, पर इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ रोहन ही कर सकता है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या है उपाय। तो वो ओझा बोलता है कि रोहन को उन यक्षिणियों से शादी करनी पड़ेगी। तो इस पे उसकी माँ बोलती है कि मैं अपने बेटे को जाने ही नहीं दूंगी, अब मैं अपने बेटे को वहाँ पर जाने ही नहीं दूंगी। तो वो ओझा बोलता है आप तो जाने नहीं दोगे, पर वो यक्षिणियां कुछ भी करके रोहन को अपने पास ले जाएंगे क्योंकि उनकी रोहन पर नजर है। तो वो ओझा रोहन से बोलता है कि तुमको यक्षिणी से शादी करना है, तुम वहाँ जाना और जो सबसे छोटी यक्षिणी है उससे शादी करना, क्योंकि उसके पास शक्तियाँ कम है और मैं केवल उसी को ही काबू में कर सकता हूँ। और इन यक्षिणियों का एक और रूल है कि यदि कोई बहन किसी इंसान से शादी करती है तो वो 6 बहनें वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि छोटी के पास शक्तियाँ कम है, मैं उसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वहाँ मौजूद गांव वालों में से एक आदमी बोलता है कि कुछ साल पहले ये घटना एक बार और हो चुकी है,
तो वो ओझा बोलता है कि उस समय भी मैंने ही उस यक्षिणी को कंट्रोल में किया था। ये सुनने के बाद रोहन के माता पिता एग्री हो जाते हैं और रोहन भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। पर वो ओझा से एक क्वेश्चन पूछता है कि मैं उस छोटी यक्षिणी को कैसे पहचानूंगा। तो ओझा बोलता है कि जो वो 7 बहन है उनमें जो सबसे कुरूप होगी, जो सबसे गंदी दिख रही होगी, वही यक्षिणी सबसे छोटी यक्षिणी है। उसके बाद ओझा रोहन को एक लॉकेट पहनाता है और उसके बाद सब लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है रोहन 7 आली वाले रास्ते पर जाता है और वहाँ पर मोहिनी उसका पहले से ही इंतजार करती है और मोहिनी बोलती है कि काम करती हूँ, चलो आज मैं तुमको अपनी बहनों से मिलवा के लेके आती हूँ। तो रोहन भी बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ मिलने के लिए। फिर रोहन और मोहिनी चाय के बागवानों से पीछे तरफ जाने लगते हैं और वो यक्षिणियों के घर पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद मोहिनी अपनी सभी बहनों से रोहन को मिलवाती है और रोहन सारी यक्षिणियों से मिलता है और रोहन बोलता है मैं शादी तो करूंगा पर मोहिनी तुमसे नहीं। ये सुन के मोहिनी एकदम गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है किससे? तो वो बोलता है मैं तुम्हारी सबसे छोटी बहन से शादी करूंगा। ये बात सुनते ही वो 6 यक्षिणियां वहाँ से गायब हो जाती। उसके बाद वहाँ सिर्फ रोहन और वो छोटी यक्षिणी रह जाते हैं और वो लोग शादी करने लगते हैं। जैसे ही पहला फेरा कंप्लीट होता है तो वहाँ पर ओझा, उसके माँ बाप और सारे गांव वाले आ जाते हैं। इसके बाद ओझा बहुत सारे रिचुअल्स करने लगता है और वो यक्षिणी को बांध लेता है और वो यक्षिणी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, अभी भी मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, इन गांव वालों का सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, अभी भी मौका है, यहाँ से चले जाओ। वो यक्षिणी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी पर ओझा उसके ऊपर लगातार रिचुअल्स कर रहा था और ओझा यक्षिणी को बांधकर उस 7 आली वाले रास्ते पर ले आता है और उसके बाद वहीं किनारे लगे हुए एक पेड़ से यक्षिणी को बांध देता है। इसके बाद ओझा अपने दोनों हाथ को ऊपर करता है और बोलता है मैंने मानवता के लिए, रोहन के लिए, परिवार के लिए और गांव वालों के लिए यक्षिणी को बांध दिया है। और वो जैसे ही हाथ नीचे करता है वो वहीं गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे तूने मेरी बहन को बांधा है, हम लोगों ने भी अपना बदला ले लिया है। इसके बाद रोहन, उसके परिवार वाले और गांव वाले वापस घर चले गए और उसके बाद बहुत दिनों तक यक्षिणियां उस गांव में नहीं दिखाई दी। पर कई लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास जरूर होता रहा। ये थी 7 यक्षिणियों की कहानी जिनके प्रकोप से पूरा गांव कांपता था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और यदि आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसको नरेट करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।